हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 की फर्स्ट पेपर की ये जीके सीरीज है, जिसमें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं ये एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं, जो कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और ये उसका 28वां वीडियो है। लगातार ये सीरीज चल रही है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियोस को देखकर फर्स्ट पेपर की जीके की तैयारी कर पाएँ। ये याद रहे, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा बनाया हुआ है, ठीक है? जो कि 2020 में नया सिलेबस राज्य लोक सेवा आयोग ने अभी जारी किया था, उसके अनुसार पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का जो रेडियो बटन है, क्लिक करने के बाद आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और समय पर आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 28 वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आ गया ये पहला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान निधि के अंतर्गत जो पूर्व खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है? जो कि पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, तो सम्मान निधि के अंतर्गत में ये राशि दी जाती है, तो कौन सी है? ए 5,000 रुपये, बी 7,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर डी 10,000 रुपये। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 5,000 रुपये। ठीक है ना? 5,000 रुपये प्रति माह ये राशि दी जाती है, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए पदक हासिल किए हैं। ठीक है ना? और ये 60 वर्ष की उम्र के बाद, जब कोई भी खिलाड़ी मध्य प्रदेश का 60 वर्ष की आयु जिनकी हो जाती है, ठीक है ना? उसके बाद में इन सभी पूर्व खिलाड़ियों को हर माह जब तक जीवन है 5,000 रुपये की जो एक सम्मान निधि के रूप में इनको प्रदान किया जाता है। वो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कि एशियाई जो गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक या फिर विश्व चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उन सभी खिलाड़ियों को ये सम्मान निधि हर माह दी जाती है 5,000 रुपये। ठीक है? लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, शंकर लक्ष्मण या फिर सैयद मुश्ताक अली। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है रूप सिंह। ठीक है ना? रूप सिंह जो खिलाड़ी थे हॉकी के, ठीक है ना, उनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की है और ये इसमें 50,000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है उस खिलाड़ी को जिसने कि खेल में अपना भरपूर योगदान दिया है। ठीक है? और 2019 की जो लेटेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिनको मिला है, वो है हॉकी के ही खिलाड़ी हैं वो भी। ठीक है ना? हॉकी के खिलाड़ी को ही दिया गया है और इनका नाम है इनाम उर रहमान। इनाम उर रहमान नाम है इनका। इनको 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है? क्लियर हो गया ये? चलिए, इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि रूप सिंह जी के नाम पर दिया जाता है, ये 2014 में इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है? अगला प्रश्न आ गया। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल के योगदान हेतु दिया जाता है? क्रिकेट, एथलेटिक्स, मलखम्ब या फिर हॉकी। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है मलखम्ब। मलखम्ब के लिए ये प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश का प्रमुख खेल है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के का जो प्रमुख खेल के रूप में नाम जाना जाता है, तो वो मलखम्ब का जाना जाता है। ठीक है ना? और इसमें मलखम्ब में जो खिलाड़ी योगदान देता है, उन सभी खिलाड़ियों को इस ये पुरस्कार दिया जाता है। और मलखम्ब की एकेडमी कहाँ पर है? ये है उज्जैन में। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मलखम्ब सीखने की एकेडमी स्थित है और इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 से की गई थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर एक्सेल। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है एक्सेल। एक्सेल कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट नहीं होता है।
ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है ना, MS ऑफिस जो है, ठीक है ना, उसका ये एक एप्लीकेशन है एक्सेल, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। बाकी के ये तीनों के तीनों, ठीक है ना, कंप्यूटर के हार्डवेयर में आते हैं, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। ये डेटा शीट होती है, ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा डेटा लिखा जाता है, कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, यह कुंभकोण स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, या फिर यह खाते की शेष राशि, जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट, भुगतान जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। तो इसका जो सही विकल्प क्या है जो कि सही नहीं है, तो वो है कुंभकोणम भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये विकल्प इसका सही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये सही नहीं है, क्योंकि इसको भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च नहीं किया था, इसकी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, और ये भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, ठीक है ना। और इसको कहाँ से लाया गया था, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, और इसको लाया गया था फ्रांस से, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रांस से इसको इंपोर्ट किया गया था, ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, और ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है, ठीक है ना। इसमें वो सारे के सारे ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं तीनों के अलावा, वो बिल्कुल उस पर कार्य करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। शेष राशि, जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट जैसे भुगतान जैसे प्रश्नों के उत्तर ये देता है, ठीक है ना, और ये भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है। जॉन मकार्थी, फोस्टर एडा, एलन नेवेल, या फिर एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है जॉन मकार्थी, ठीक है ना। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता या फिर जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो शाखा है, ठीक है ना, उसको स्थापित किया था और वहाँ पर कार्य किया था, और इन्होंने ऐसी ऐसी मशीनों को विकसित की हैं, ठीक है ना, जो कि मनुष्य की तरह सोच सकती हैं और मनुष्य की तरह कार्य कर सकती हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया सातवां, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेधा पाटकर, अरुंधति राय, चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर महेश चंद्र मेहता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है महेश चंद्र मेहता। इन्होंने ही, ठीक है ना, मैग्सेसे पुरस्कार जीता था 1997 में, और ताजमहल और गंगा की जो सफाई थी उसमें प्रमुख भूमिका भी निभाई थी, और इनको 2016 में, ठीक है ना, 2016 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, पद्मश्री जो सम्मान है वो भी इनको मिल चुका है 2016 में, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस।
ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से, 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाए एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट, कंप्लीट कवरेज ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस विद पीडीएफ नोट्स आफ्टर ईच क्लासेस। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28 February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मैरीके लुकास रिजनवेल्ट, मिशेल ओबामा, जसविंदर विलान या फिर मार्गरेट एडकुट। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है मैरीके लुकास रिजनवेल्ट को 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया और इनको जो इनकी बुक कौन सी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है ना, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग, इस बुक के लिए इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, ठीक है, और इसमें 50,000 पाउंड दिया जाता है, ये याद रखिएगा, 50,000 पाउंड की राशि इसमें और साथ में एक पूरा प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार का नाम और किसको दिया गया है 2020 में इंपॉर्टेंट है, किस बुक्स के लिए दिया गया है ये जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सूखे से निपटने की व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका सही विकल्प है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सूखे से निपटने के लिए जो सरकारी हस्तक्षेप है वो शुरू किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1956 से लेकर 61 तक चली थी और इस समय के दौरान ही इस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है? श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश श्वसन? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ठीक है ना, वही ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो कि पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। पौधे जो करते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसी से उनको भोजन मिलता है प्रकाश से, ठीक है। अगर प्रकाश के संपर्क में कोई पौधा नहीं आता है तो उसको पनपने में बहुत ज़्यादा
समस्या आती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे कि वो ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, चुनाव आयोग के कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन। दूसरा, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विच वन इज द करेक्ट? इसके दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों, निष्पक्ष चुनाव और निर्देशन और संचालन, साथ ही साथ में, ठीक है ना, चिन्ह उपलब्ध कराता है ये, और साथ में अन्य दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। अच्छा, ये क्या है? एक चुनाव आयोग, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल आप बताइएगा। ठीक है ना, संवैधानिक निकाय है ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कर दी गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और उससे पहले इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि संविधान का प्रारूप बन गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये संविधान के किस आर्टिकल में ये सब वर्णित है? ये है आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324। ठीक है ना, आर्टिकल 324 में ये पूरा का पूरा इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसे कैग बोलते हैं, CAG, को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उसके विरुद्ध न्यायालय में महाभियोग दायर कर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने वाली प्रक्रिया को अपनाकर, या राष्ट्रपति की अपील से, या फिर उसे किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी वाला। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद पर जो हटाने की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है, और उसके अनुसार ही कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। ठीक है ना, और इसका जो वर्णन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में लिया गया है। तो संविधान का जो आर्टिकल है वो 148 और 151 है। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद में इसका पूरा वर्णन दिया गया है, और अभी वर्तमान में 13वें, ठीक है ना, 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव महर्षि। ये जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि अभी वर्तमान में कौन बने हुए हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, और इनकी पदस्थापना कब हुई थी, कब इन्होंने ज्वाइन किया था? 25 सितंबर को, 25 सितंबर 2017, सॉरी 1900 लिख दिया, 2017 को इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। ठीक है ना, तब से अभी तक वर्तमान में यही महालेखक परीक्षक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तब आप निम्नलिखित को देखेंगे क्या? गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले डी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल की प्रवणता। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका जो डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यही देखेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन वाले हैं, कौन सा कोड सही है? तो हिमालय पे यात्रा करते समय समांतर पर्वत श्रेणियां भी हैं, यू घुमावदार नदी के मार्ग भी हैं, और गहरे खड्ड भी वहां पर मिलते हैं। तो यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, ऑल दीज आर करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा और एवं जावा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है अंडमान और निकोबार। ठीक है ना, यही है जो कि 10 अंश जलमार्ग या फिर 10 डिग्री चैनल के रूप में इसको पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर
निम्नलिखित प्रकार के खनिज चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये क्रम दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा क्रम है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, ठीक है ना। शैल, प्रांशु प्रस्तर, बालू कुसुम और संगुटी कसम, ये इसका सही विकल्प है, जो कि सही क्रम तरीके से इसमें लगाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एशिया की विशाल नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया या फिर लाओस? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है मलेशिया। मलेशिया से होकर ये नहीं बहती है, जिसका नाम है मैकांग, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है नामचा बरवा। जो नामचा बरवा चोटी है ये हिमालय की पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में लगी हुई है और ये इसको नामचा बरवा हिमालयन नाम की पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये विश्व का 28वां सबसे ऊंची चोटी कहलाती है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,782 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या फिर ये सभी? तो इसका सही विकल्प है डी वाला, ठीक है। ऊपर दिए हुए ये सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। नीति आयोग के ये सारे उद्देश्य हैं, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए भी है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी है और आर्थिक समृद्धि के लिए भी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015। पिछले वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में काफी कुछ जानकारी दी है। इवन नीति आयोग के ऊपर पूरा एक अलग से पूरे फैक्ट के साथ में एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आप पूरा समझना चाहते हैं नीति आयोग को, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये नीति आयोग का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में क्या सही नहीं है? इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। ये एक संविधान उत्तर संस्था है या फिर आयोग में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, जो कि इसमें सही नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी वाला, जो कि सही नहीं है, यानी कि आयोग में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं 2020 में, वो हैं एच.एल. दत्तू, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने मानव अधिकार आयोग के ऊपर में पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर पूरे फैक्ट के साथ वीडियो में बना चुका हूँ, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से आकर देख सकते हैं, क्योंकि वो एमपीपीएससी के नए टॉपिक कंटेंट में आ चुका है, तो इसको भी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है ना। और इसका जो स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? अक्टूबर में, ठीक है ना। ये भी मैं बता चुका हूँ, तो पूरे फैक्ट्स आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएंगे, तो उसको भी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं जाकर। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन्स कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ए, 31 जनवरी 1992 में, ठीक है ना, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा फैक्ट के साथ में, उसको भी आप देखिए, क्योंकि एमपीपीएससी 2020 के नए कंटेंट में ये सारे के सारे जितने भी आयोग हैं, ठीक है ना, सांविधिक और संवैधानिक जितने भी आयोग बने हैं, उन सभी आयोगों को ऐड किया गया है और इम्पोर्टेंट है। उसमें से कम 10 से लेके 12 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए वो सारे के सारे वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं फैक्ट के साथ, वो आप देखें और उससे पूरा का पूरा आप सारे आयोग को कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? गोवंशीय योजना, नंदीशाला योजना, कामधेनु डेयरी विकास योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो वो है नंदीशाला योजना, ठीक है ना। ये संचालित की जा रही है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 2016 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर और रतलाम?
तो इसका सही विकल्प क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं आप। मैंने पिछली कई वीडियो में इसके बारे में बताया है, मध्य प्रदेश जीके जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज में भी ये कवर किया है। तो ये भोपाल में स्थित है ना, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? रोहित शर्मा, विनेश फोगट, हिमा दास या फिर विकल्प और ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका जो डी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि रोहित शर्मा और विनेश फोगट, ठीक है ना, इन दोनों को ही 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और विनेश फोगट जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ऑल बोथ आर करेक्ट। इनके अलावा और भी हैं जिनको कि इसमें सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, मोनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की हैं, और साथ ही में मरियप्पन टी जो पैरा एथलेटिक्स हैं, उनको भी 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी के साथ साथ रानी रामपाल जो कि हॉकी की हैं, उनको भी दिया गया था। तो ये सारे बिल्कुल इनको याद करना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। ठीक है, उनके देहांत के पश्चात, राजीव गांधी का जब देहांत हो गया था उसके बाद में इस खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आ गया, भारत क्या अपने पड़ोसी देशों से मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार को आरोही क्रम में लिखना है? तो ए, बी, सी और डी इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो कि आरोही क्रम में है उनकी जो सीमाएं हैं उस पर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी वाला, यानी कि पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर जापान। ठीक है ना, ये पड़ोसी देश हैं भारत की जो कि अपनी सीमाएं बनाते हैं। इसमें जो नेपाल की सीमा है, आरोही मतलब के सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा पर जाना है। तो सबसे पहले सबसे कम सीमा नेपाल की होती है, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। ठीक है ना, अगर इसको इसी अनुसार में लिखूं तो 1751 ये किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 3323 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 3488 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 4096 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल उसी के अनुसार लिखे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट फैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जिसे वेव भी कहते हैं और कई बिलियंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है WWW, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने एमपीपीएससी जीके की इस सीरीज में कंटिन्यू लगा रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग एमपीपीएससी के परीक्षार्थी देख पाएं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।